हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक से मौर्य साम्राज्य। और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें मैंने आपको 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला है। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि क्वेश्चन किस तरह से और वीडियो आपको कैसी लगती है। चाहो तो पूरी वीडियो को सेट के थ्रू लगा सकते हैं और नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कितना आपने स्कोर किया। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। ठीक है, राजगिरी या फिर हम कह सकते हैं जिसको राजगीर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे जो 4 पॉइंट देंगे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, सही उत्तर हमें चूज़ करना है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच हो रहा हो। लोथल की बात करें तो आपको पता है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्राचीन काल में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये बंदरगाह था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंशिएंट डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, बिल्कुल सही है। सारनाथ की बात करें तो ये फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध यानी कि बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में ही दिया गया था। तो यानी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि राजगिरी की बात करें तो यहाँ पे लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक, ये पॉइंट गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि नालंदा ग्रेट सी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये नालंदा जो था वो बौद्ध धर्म के अगर ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यानी कि बौद्ध धर्म का जो भी नॉलेज था वो ग्रहण करने के लिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिल्कुल फेमस था। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी और इसका स्रोत हमें कहाँ से मिलेगा? तो मेगास्थनीज की इंडिका, यानी इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, सही आंसर होगा बृहदत्त। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बृहदत्त। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा पौतावध्यक्ष। पौतावध्यक्ष, ठीक है, पौतावध्यक्ष को हम यहाँ पे टिक करेंगे जो कि तौल माप के अधिकारी हुआ करते थे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। चलो हम यहाँ पे एक करके मैच करके देखते हैं। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और बिंदुसार की बात करें तो अमित्र घात के नाम से इसको जाना जाता था। यानी ए का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ मिल रहा है। तो देखिए चलिए यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अशोक को आपको पता है कि प्रियदर्शी और दीवान प्रियदर्शी भी कहा जाता था, यानी सी का हम ए के साथ मैच करेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों का उल्लेख मिलता है, कह सकते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था किससे? तो अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ईसवी सन के पूर्व में के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? किन्होंने ध्यान दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक ने, यानी कि हम कहेंगे 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, यानी एक तरफ स्थान और दूसरे तरफ स्मारक और भगवानशेष की जो है यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में हम कह सकते हैं घोषिताराम और मठ। ठीक है, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ। ए का 2 के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कुशीनगर में बात करें तो कुशीनगर हम कह सकते हैं राणाभार स्तूप कुशीनगर, यानी कि बी का 3 के साथ यहाँ पे मैच होगा। ठीक है ना, बी का 3 के साथ। तो बी का 3 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
और उसी तरह से बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे सारनाथ में बात करें तो धार्मिक स्तूप सारनाथ में और श्रावस्ती में सेहत मेहत, ठीक है, ये आपका मैच करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने एक मैच करके स्क्रीनशॉट भी लगा रखा, आप चाहो तो यहाँ पे देख करके मैच करके अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह कौन थे? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे होगा अशोक, ठीक है, राइट आंसर विल बी अशोक। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपको पता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है और उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जेम्स प्रिंसेप। देखिए अगला प्रश्न ये है कि निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी है, थर्ड पॉइंट भी, तीनों कथन को पढ़ करके बताइए कि क्या सही होगा। पॉइंट्स हमें बताना है यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है। तो चलिए ये करके देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये बिल्कुल सही है। अंतिम जो शुंग राजा थे देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, बिल्कुल सही है, और उसने राजवंश सिंहासन हथिया लिया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हम डी को यहाँ पे टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, और इसी से संबंधित मैंने छोटा सा पॉइंट भी लिख रखा है, सेम टू सेम वही पॉइंट्स आप यहाँ पर पढ़ करके भी अच्छे से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी, आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो अशोक के समय में हुआ था वो तीसरी बौद्ध संगीति थी, और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, डी को यहाँ पे टिक करेंगे, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जस्टिन। अगला प्रश्न कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस जो है वो किसने कहा था? हम कह सकते हैं कि विलियम जोन्स ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया है, बी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है 7वां अंग आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मित्र। अब बात कर लेते हैं कि वो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट डाउन कर रखा है, पढ़ सकते हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित है, स्वामी, आमत्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र। तो यहाँ पे 7वां देख सकते हैं मित्र, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है और वो कौन सा है? विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? अशोक नाम उल्लेखित है, अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है किस अभिलेख में? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कह सकते हैं मॉस्की का लघु शिलालेख, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मौर्य को टिक करेंगे, मौर्य राजवंश जो कि सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंशों के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राज्य के संबंध थे? बताइए, संबंध थे, तो मौर्य का संबंध था सीरिया और मिस्र के साथ।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न ये कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम्स में पूछा गया था, जो एनटीपीसी का एग्जाम्स चल रहा है सेकंड शिफ्ट में, वो पूछा गया था कि स्तूप के जो ऊपरी हिस्सा होता है बालकनी, ठीक है, जिसके बालकनी आपको पता होगा, तो बालकनी जिसको क्या कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके हर्मिका कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि देवता आसमान से उतरते थे इन्हीं बालकनियों पर। ये चीज़ आपको याद रखना है, हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक का नामोल्लेख हुआ है, तो सही आंसर होगा गुर्जरा। ठीक है, गुर्जरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ से ये राजधानी है, तो उत्तरापंथ की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी, तो तक्षशिला में। दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णागिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, और प्राची यानी कि पूर्व प्रदेश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो सभी के तरह के बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है कि यहाँ पे कथन और कारण के साथ दिया गया, और आपको मैच करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो कथन पढ़ते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जोड़ लिया था। इसका कारण दिया गया कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है। जो कलिंग था वो दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, इस वजह से अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। यानी कि जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कारण और कथन दोनों ही सही है, और इसलिए यहाँ पे कि आर जो यानी कि जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि गुर्जरा और मॉस्की शिलालेख जो है इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ये पड़ता है गुर्जरा लघु शिलालेख। यहाँ पे हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत प्रस्तुत करता है। नगर प्रशासन का विस्तृत प्रस्तुत करता है, कौन सा स्रोत है। तो मेगास्थनीज के इंडिका के थ्रू हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं मौर्य नगर प्रशासन के बारे में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में ये कह रहा है कि पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये वो जुर्माना होता था जो कि सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले को पर लगाया जाता था। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले लोगों पर लगाया जाता था, उस जुर्माने को कहा जाता था। ठीक है, पंकोदक सनिरोध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे। तो भाग एवं बलि के रूप में हम जानते थे राजस्व के स्रोत। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह वर्णित है कि राजा भूमि का मालिक होता था, फसल उत्पादन में भी उसका हिस्सा बनता था जिसे भाग कहा जाता था, और बलि भी एक प्रकार का कर था। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि गाँवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो इसका सूत्रपात किसने किया था, किस वंश के शासकों ने, तो मौर्यों ने। ठीक है, यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित था। पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। मौर्य काल में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था हम वो कह सकते हैं कि तक्षशिला राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी तक्षशिला। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्य क्षत्रियों का। ठीक है, वात्य क्षत्रियों यहाँ पे बी करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें, ध्यान रखिएगा 7 वर्गों में। तो सही आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है जो कि
सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अधिकारी होता था, अग्रनुमाई जिले के अधिकारी होते थे, शुल्काध्यक्ष की बात करें तो व्यापार तथा व्यवसाय कर की वसूली करता था, और खानों का नियंत्रण अक्राध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा काम मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा जो काम है वो मौर्य काल से जारी है, और वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, सी को टिक करेंगे, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, तो उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स कि सही कालानुक्रम क्या बनेगा। देखिए, अगर हम चारों में देखें तो सबसे पहले मेगास्थनीज यानी कि 3 होगा। मेगास्थनीज के बाद अगर हम देखें तो फाहियान होगा, यानी 3 के बाद 1, और उसके बाद अगर हम देखें तो हेनसांग जो कि 4, और यहाँ पे इति सिंह लास्ट में, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, और वो कौन थे? समाहर्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि यहाँ पे चोरी कह सकते हैं, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर टैक्स को कोई छुपाता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये सही आंसर है, मृत्यु दंड। अगला प्रश्न कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सी है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राकृत बिल्कुल सही आंसर होगा, प्राकृत। और ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषाएं थी वो थी प्राकृत, ब्राही और खरोष्टी। तो अरमेइक लिपि में लिखा हुआ एक जो अभिलेख है वो तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राकृत, ब्राही और खरोष्टी बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदान देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? और वो कौन सा अभिलेख है? तो हम कह सकते हैं सौगौरा ताम्रपत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? सीता, तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो हम कह सकते हैं राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय था उसको सीता कहा जाता था। सी करेक्ट है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना गया। डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं किसको? तो सांची का स्तूप जो स्तूप है उसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। और इस स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्राकृत। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, अशोक के प्राचीनतम शिलालेख में प्राकृत भाषा में है तथा कुछ अभिलेख खरोष्टी, अरमेइक और ब्राही लिपियों में है। अगला प्रश्न कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया, स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह अभिलेख कौन सा है? तो वो स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ कह सकते हैं। डी करेक्ट है, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक उत्तर भारत में प्रचलित प्राचीन भारतीय कृषि जन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी परिभाषिक शब्दावली थी। ठीक है, एक शब्दावली थी, हम ध्यान रखेंगे, और जिसका अर्थ होता था पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? और खरोष्टी लिपि में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सही आंसर होगा सहबाजगढ़ी। ठीक है, सहबाजगढ़ी करेक्ट आंसर है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। जो गुजरात है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था,
इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह प्रमाणित होता है। तो ये प्रमाणित होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ जो अभिलेख है उसी से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। अशोक बौद्ध धर्म होते हुए भी जो कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, और इसका प्रमाण यह है जो कि हम कह सकते हैं कि देवाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं में आजीविकों को दान में दी थी? यानी कि हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई गई थी आजीविकों के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाता है बी, दशरथ। ठीक है, दशरथ। नेक्स्ट वन है कि अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? धम्म नीति का मूल मंत्र या फिर सिद्धांत था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दया। ठीक है, दया। रज्जुक कौन थे? बताइए कि रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक के रूप में हम जानते हैं मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो कि किया गया किसमें? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बताइए कि किसके शासनकाल में डाइमेकस जो कि भारत आया हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है बिंदुसार के समय में। ठीक है, बी को टिक करेंगे, बिंदुसार। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी और वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो यह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। बी करेक्ट है। सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको हराया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट वन कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली है? तो कालसी से मिली है। ठीक है, कालसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को ऊपर में देखा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो ध्यान रखिएगा, अशोक और दूसरा दशरथ, यानी कि 2 और 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? और वो कह सकते हैं कि श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल में किस शासक को दी गई थी? मुक्तिदाता की संज्ञा, तो मुक्तिदाता की संज्ञा किसे मिली थी? चंद्रगुप्त को। ठीक है, चंद्रगुप्त यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न कि अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है और वो है यहाँ पे सही आंसर होगा छठा। ठीक है, छठा बृहद शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है? अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ जो वो किससे संबंधित है? तो ये संबंध है बुद्ध के जन्म से। सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी करेक्ट है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था और वो शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? और ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ पहले भी। तुर्मय कहाँ का शासक था? तो ध्यान रखिएगा, तुर्मय जो था मिस्र का शासक था। ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है। यानी संगम कहने का मतलब कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख करता है। तो दूसरा और 13वां, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की प्रिंस से की जाती थी किसकी? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? तो ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अक्सर। तो कलिंग युद्ध के बारे में जो उल्लेख किया गया 13वें शिलालेख में, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य का जो रचना है अर्थशास्त्र, इनकी जो पुस्तक है, इसमें किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया? और वो कह सकते हैं कि राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण राज्यों का उल्लेख अशोक ने अभिलेखों में नहीं किया। तो राइट आंसर होगा सातवाहन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सातवाहन। कालसी प्रसिद्ध है, बताइए कालसी प्रसिद्ध है। तो अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है, और ये कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से एक शिलालेख की प्रति प्राप्त हुई थी, ऑलरेडी ऊपर में देखे थे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल, ठीक है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? यानी कि टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो ये शासक था, हम कह सकते हैं मिस्र का। राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस क्यूज क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।